हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी दीवानगी दिल का एपिसोड नंबर 12। लेट्स सी आगे क्या होता है। लास्ट पार्ट में सिबगा असफत को चढ़ा रही थी क्योंकि आज हम लोगों का यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। क्यों, उसको बेड से खड़ा होता देखकर वहरंगी से बोली थी, मैं खुद छोड़ जाऊंगा और वहीं बाहरी वेट करूंगा। उसकी जानिब देखे बगैर मसरूफ से अंदाज में बोलता हुआ वो बेड से उठकर जूते पहनने लगा। तो उसकी बात पे वो बेतहाशा हंसने लगी। नहीं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कल जब आप चले जाएंगे तब। वो चेहरा उठाकर उसको देखते हुए बोली थी। वो जूते पहनकर उसके ऊपर झुका। डराओ मत, उसका जबड़ा नरमी से अपने हाथ में थामता हुआ वो तशवीश से बोला। फिर उसके माथे पे लब रखता हुआ सीधा होकर दूसरी जानिब बढ़ा और अपना फ़ोन उठाकर चेक करने लगा। नमाज का वक्त निकलने वाला था। इतनी सी बात पे डर गए वो वहीं बैठी बैठी बोली। फिर पीछे से आकर उसके पेट के गिर्द बाजू हायल करते हुए उसके पुश पे अपना सर टिका दिया। वो फ़ोन देखता हुआ उसकी बात पे ज़ेरे लब मुस्कुराया। फिर कहीं ना कि मत जाओ, वो गहरी उदासी भरी आवाज़ में बोली, जैसे उससे दूर जाना नहीं चाहती हो। असवद ने फ़ोन वापस रखते हुए मुड़कर मजबूती से उसको दोनों कंधों से थामा। जाओ, जिसको धोखा देना है वो 1000 पहरे भी तोड़ लेता है। जिसकी फितरत में ही धोखा ना हो वो कभी नहीं देता, फिर चाहे उसे कितने ही मौके क्यों ना मैसर हों। उसकी आंखों में देखता हुआ वो पूरे वसूख से बोला था। वो यासियत से मुस्कुरा दी, मुझे मैस करना। उसकी उदास आवाज़ सुनकर असवद ने फिर से उसके माथे पे अपने लब रखे। सिबगा ने आंखें मूंद लीं। कुछ पल वो यूं ही उसके माथे पे लब रखे खड़ा रहा। फिर पीछे हटते हुए दोबारा से उसका चेहरा देखा और कुछ उसकी आंखों में देखता हुआ वो नरम आवाज़ में बोला था, मैं आपको कॉल करूंगी। वो उसी उदासी से बोली। रात तक यूनिवर्सिटी जाने से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट राबेल से मिलने की थी, पर अब एकदम से दिल पे बेदारी छाने लगी थी। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर शाम में कहीं चलेंगे। वो उसको आहिस्ता से थपकता हुआ बोला। तो सिबगा ने अपने हाथ उसके सामने फैला दिया। खुदा हाफिज। असबत ने एक नज़र उसका उदास चेहरा देखा, फिर उसका हाथ थामते हुए उसे अगले गले से लगाकर दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधे और धीरे धीरे से उसे थपकने लगा। मोड़ काटते हुए उसामा ने बड़े से गेट के बाहर गाड़ी रोकी तो फ्रंट सीट पर बैठी हुई असीर गेट की जानिब देखती ही फौरन से राबेल को कॉल मिलाने लगी। पिछले 40 मिनट से पिछली सीट पर बेजार बैठी हुई सिबगा भी फौरन से सीधी होकर बेचैनी से गेट की जानिब देखने लगी। अगले ही पल गेट से बाहर निकलती हुई राबेल को देखकर उन दोनों के चेहरे खुशी और जोश से तमतमा उठे थे। उसामा सीट की पुष्ट से सर टिकाते हुए फुर्सत से उसकी जानिब बढ़ता हुआ देखने लगा। वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी तो चटाचट उसके दोनों गाल चूमते हुए सिबगा यूं बेताबी से उसके गले लगी जैसे पिछली कई बरसों से उनकी एक दूसरे से मुलाकात ना हुई हो। जोरदार चीख मारती हुई असीर भी मुड़कर आधी से ज़्यादा पीछे निकलती हुई उसे बुरी तरह झिंझोड़ने लगी। उनके ड्रामे देखते हुए सामान्य तासुब से नफ़ी में सर हिलाया, जो वैसे तो हर वक्त चुड़ैलों की तरह लड़ती रहती थी और इस वक्त यूं शेरो शक्कर हो रही थी जैसे पता नहीं उनमें कितना सुलूक हो। ये एक ही दिन में इतनी प्यारी और मासूम सी कैसी हो गई। उसको सरता पैर गौर से देखती हुई असीर तहीर से बोली। तो पूरे एक दिन की दूरी का असर था कि वो एकदम से चुड़ैल की बजाय मासूम लगने लगी थी। असीर की बात सुनकर वो सामान्य सीट की पुष्ट से सर टिकाते हुए बैक मिरर उसके चेहरे पर सेट किया, दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधते हुए। सिबगा तो उसे छोड़ने पर तैयार ही ना थी। वो उन दोनों की हालत पे हंसने लगी। उसने खुद भी उन्हें याद किया था, पर फिर भी उसे हुरिया के साथ वक्त गुजारने का कुछ खास पता नहीं चला था। पर उन दोनों की तो उसके बगैर एक दिन में यह हालत हो गई थी। मैं हुरिया आप ही से मिलकर आती हूँ। उसने सुकून का सारा बिलाकर उसको अच्छी तरह झंझोर कर उसका बुरा हाल करने के बाद असीर तेजी से गाड़ी से उतरती हुई गेट की जानिब भाग गई। सिबगा को भी अचानक से याद आया तो राबेल को छोड़ती वो भी उसकी पैरवी में गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब भागी। उन दोनों के जाने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए उसामा ने सुकून की सांस खारिज करते हुए अपना चेहरा पीछे मोड़ा। वो आगे को खिसकती हुई फ्रंट सीट से सर टिकाकर खुफगी से उसको देखने लगी। फ़ोन क्यों नहीं किया रात को, उसके शिकायत भरे नरूठे लहजे पे उसामा ने उसका हाथ थामते हुए अपने होठों से लगाया। उन सब के जाने के बाद हवेली में जो तूफान बरपा हुआ था उस सब में वो उससे बात ही नहीं कर पाया था। आज करूंगा। पीछे मुड़े मुड़े वो दोनों हाथों में मजबूती से उसका हाथ थामे आहिस्ता से उसे चूमने लगा। राबेल की लबों पे हल्की सी शर्म और घबराहट भरी मुस्कुराहट फैल गई। दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जाने के बाद से जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी पिछले रोज हुआ वो सब वाकई हकीकत था। सुनो उसामा, उसकी खुशी और घबराहट भरी आवाज़ सुनते हुए उसामा ने उसके हाथ के पुश्ते अपने लब हटाते हुए उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे पे आज अलग ही चमक फैली थी। उसके यूं प्यार से अंदाज में बुलाने पर उसका दिल किया कि जगह का लिहाज किए बगैर उसके होठों को चूम ले। क्या सच में हमारा निकाह हो गया है? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा सी गई थी। उसकी पुरजोश सी मध्यम आवाज़ में किए गए इफ्तिसार पे वो खामोशी से उसका दमकता हुआ चेहरा देखने लगा, जो यकीन और बेयकीनी के दरमियान में लटकी हुई थी। वो सब कुछ जो उस वक्त वो महसूस कर रही थी वो उसके चेहरे से भी अया था और उसकी आवाज़ में भी वाज़ेह था। उसके यूं खामोशी से खुद को देखने पर उसने मज़ीद आगे खिसकते हुए अपना सर उसके बाजू पे रख दिया। आगे तो आ, उसके बालों पे लब रखता हुआ वो आहिस्ता से बोला। तो एक हाथ उसके कंधे पे और दूसरा हाथ फ्रंट सीट की
बुश पे टिकाती वो वहीं से आगे आ गई। वो होंठों पे मुट्ठी जमाता हुआ उसके चेहरे पे पहले बेशुमार रंग देखने लगा। यकीन तो उसे खुद भी नहीं आ रहा था कब आएंगी ये लोग। उसकी वारिफ्ता निगाहों की ताब ना लाती हुई वो बेचैनी से गेट की जानिब देखने लगी। क्या खाओगी? सीट की पुश्त से टटकारता हुआ पूरे इस्तिकाक से अपनी निगाहें उसके सरापे पे गाड़े हल्की आवाज़ में बोला तो उसकी जानिब पलटती वो उसकी बात का जवाब देने लगी। उसकी गोद में धरा हुआ उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामे उसामा ने उसके वजूद पे फिसलती हुई अपनी निगाहें उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे हुए होंठों पे मरकूज की। कुछ देर वो यूं ही उन्हें देखता रहा, फिर दूसरा हाथ उसके गाल पे जमाता हुआ अपना अंगूठा आहिस्ता से उसके निचले लब पे मसलने लगा। जब वो उन्हें छू नहीं सकता था तो कोई और देख भी कैसे सकता था। अपने होठों पे उसका नर्म सा लम्स महसूस करती हुई वो चंद सानिया खामोशी से उसको देखती रही और फिर उसके पीछे छुपा हुआ मकसद महसूस करती सरस से उसकी पहुंच से दूर होने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहे हो? चेहरा पीछे करने की कोशिश में वो दरवाजे के साथ लगती हुई नरूठे लहजे में उससे बोली जो उसकी इतनी मेहनत से लगाए गए लिपस्टिक पर बात करने पे तुला था। वो डैशबोर्ड पे पड़े हुए टिश्यू बॉक्स से 2-3 टिश्यूज खींचता हुआ उसके ऊपर झुका और उसकी लिपस्टिक साफ करने लगा। मत करो। उसकी पागलों जैसी हरकतों पे हंसती हुई वो एक हाथ उसके सीने पे जमाकर उसको खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। दूसरा हाथ अभी तक उसके हाथ में मुकीद था। उस पर यह हरकत करता हुआ वो उसे बिल्कुल मुस्तजाब जैसा लगा। हवेली से दूर होने के बावजूद भी ये उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी। उसको यूं अपने इतने करीब और पूरी तरह अपने ऊपर हावी देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो उसकी मुज़ाहमत की परवाह किए बगैर अच्छी तरह उसकी लिपस्टिक साफ़ करता हुआ पीछे हटा तो वो मज़ीद शिद्दत से हंसने लगी। फिर अपना पर्स खोलकर अंदर झाँकते हुए उसमें लिपस्टिक की मौजूदगी की तसल्ली की। फिर अचानक से कुछ याद आया तो उसकी जानिब मुड़ी। कल तुम मुझसे मिलने आओगे? उसे बावर करवाती ही वो हमेशा की तरह हुक्म देने के से अंदाज में बोली थी। अगले रोज़ हफ्ता था और यूनिवर्सिटी ऑफ थी, इसलिए वो सिर्फ उसी सूरत में मिल पाते जब वो उससे मिलने के लिए घर आता। उसकी बात सुनते हुए उसामा ने इस्बात में सर हिला दिया। सिबगा और असली हुरिया से मिलकर वापस लौटी तो गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने नाश्ते के लिए उसकी पसंदीदा जगह का रुख किया। सुबह 7 बजे का वक्त था जब इब्तिसाम कसरमंदी से उठता हुआ नीचे आया। पूरा लॉन सुनसान पड़ा था। वो ढीले कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया और सोफे पर बैठी नूर अफ़ज़ा बेगम की गोद में सर रखकर आंखें मूंदता हुआ वहीं लेट गया। असवद के सिवा आलिम शाह गर्देजी समेत तकरीबन सभी लोग वहाँ मौजूद थे। वो तीनों उन सब के उठने से कबल ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे। आप तो रोना बंद करें। उसने आंखें खोलते हुए नूर अफ़ज़ा को देखा जो हस्बे मामूल अपने रोने का शुगल पूरा कर रही थी और बेदारी से बोला। फिर आंखें मूंद कर उंगलियों से अपनी पेशानी सहलाने लगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, बस आप लोग अभी जाकर उसको वापस लेकर आए। मुझे मेरी बेटी हर हाल में वापस चाहिए। मैं ऐसे किसी निकाह को नहीं मानती। वो रोती हुई ज़िद्दी लहजे में बोली थी। शाहनवाज साहब हनूज पिछले रोज़ की तरह बिल्कुल सुम हुक्म थे। होश से काम लो, तुम्हारी जिद की वजह से पहले ही मामला बहुत बिगड़ चुका है। मुझे ये फिक्र है कि मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। मत भूलो कि वो तुम्हारा ही बेटा है। जिद में बिल्कुल तुम पे गया है। आलम शाह गर्देजी सख्ती से उन्हें डपटते हुए सख्त लहजे में बोले तो उन्हें राबिल की बात मुस्तजाब की याद सताने लगी। उससे नाराज़गी अपनी जगह पर था तो उनका बेटा। वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। नहीं, वो मेरा बेटा होता तो यूँ मेरी इज्जत खाक में ना मिलाता। उन बहन भाइयों ने मुझे कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उनकी आवाज़ सुनते ही इब्तिसाम के जहन में मुस्तजाब का चेहरा लहराया तो नफ़रत की ये शदीद लहर उसके पूरे वजूद में फैल गई। उसे याद आया कि ये सब करके उसे नीचा दिखाने के बाद पिछले रोज़ ऑफिस में उसका सामना होने पर वो कैसे खुशदिली से उससे मिला था, जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। ऑफिस में अक्सर लोग जो वो तस्वीर देख चुके थे उसको देखकर छह मुगैयां करते रहे थे। सामने बोलने की जुर्रात तो बहरहाल नहीं कर सकते थे, पर पीठ पीछे तो सबने चस्के लिए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूं अचानक से उसकी मंगेतर करने का उसके ही छोटे भाई के साथ हो गया। तस्वीर हटवाने तक पता नहीं कितने लोग उसे देख चुके थे। जिन्होंने नहीं भी देखी थी, बाकी लोगों के जरिए उन तक भी इत्तला पहुंच चुकी थी। उसकी सोचों का तसलसल नूर अफ़ज़ा की हिचकियों की आवाज़ से टूटा। छोड़े उसे, मैं हूं ना आपका बेटा। उनकी गोद से सर उठाता हुआ बेदारी से उठकर बैठा और उनके गिर्द बाजू हायल करता हुआ आहिस्ता उसे उन्हें थपकने लगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक तस्वीर ही थी ना, वो भी फ़ौरन ही हटवा दी थी। किसी को क्या मालूम कि असली थी या नकली। कोई पूछेगा भी तो कह देंगे कि जाली तस्वीर थी, किसी दुश्मन की शरारत थी। आप बस किसी भी तरह मुस्तजाब को मनाकर वापस न आए। जहाँ तक रही बात उसामा की, तो उसको मैं खुद देख लूँगा। वक्त आलम गर्देजी तसल्ली देने के अंदाज में आलम शाह गर्देजी का कंधा थपकते हुए बोले तो उनकी बात सुनकर इब्तिसाम की आंखों में सुर्खी फैलने लगी। एक पल के लिए जहन में राबिल का चेहरा लड़ा जिसके साथ उसने पूरी ईमानदारी से नई जिंदगी शुरू करने का सोचा था, पर उन सब लोगों की तमस्सुखराना निगाहें याद आने लगी जो कल पूरा दिन उसको देख देख कर एक दूसरे के कान में छह मुगैया करते रहे थे। वो जिनको वो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अब ये नौबत आ गई थी कि वही सब लोग उसका मजाक उड़ाते, उसको तरहम भरी निगाहों से देखते। दिल ही दिल में मुस्तजाब को गालियों से नवाजता हुआ वो नूर अफ़ज़ा बेगम को खामोश करवाने लगा।
हुरिया आपी। अगले रोज सुबह के 10 बज रहे थे जब वो तेजी से अपने बेड से उठकर भागती हुई नीचे आई और सोफे पे बैठी हुई हुरिया के गले में बाजू डाले, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो फूली सांसों के दरमियान बोली तो मुलाजमा को सफाई से मुतालिक हिदायत देती हुई हुरिया ने चेहरा मोड़कर ताज्जुब से उसकी जानिब देखा, जो छुट्टी वाले दिन भी इतनी जल्दी उठ गई थी। नाश्ता बना। वो प्यार से उसका गाल छूती हुई बोली। अपने तनफ्फुस बाहर करती हुई राबिल ने उसका हाथ थामते हुए नफ़ी में सर हिलाया और उसके साथ सोफे पे आ बैठी। आप नाश्ता छोड़ें और मेरी बात सुनें, वो मुझसे मिलने आएगा। उसकी पुरजोश आवाज़ सुनकर हुरिया के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुलाजमत को जाने का इशारा किया और फिर से उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या पहनूं कि वो बस मुझे देखता ही रह जाए। वो उसे झंझोड़ती हुई बोली तो उसकी बात पे वो बेसाख्ता हंसने लगी। राबिल ने नाराज़गी से उसे देखा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अगले पर उसकी हंसी को नज़रअंदाज करती वो फिर से उसी जोश व खरोश से उसे समझाने के इस अंदाज में बोली, कल मैंने यूनिवर्सिटी में लड़कियां देखी हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे चंडालों के होते हुए अपने शौहर को काबू में रखना बहुत मुश्किल काम है। अपनी अपनी तय अक्लमंदी से बोलते हुए उसने माथे पे अपना आया नादीदा पसीना पोंछा तो उसके कंसर्न पर हुरिया मुस्कुराहट लबों पे दबाती हुई सर हिलाकर उसे देखने लगी। वो यूनिवर्सिटी नहीं, पूरा फैशन शो था भाई, और वो तो इतने साल से उन्हीं सब लड़कियों के बीच रह रहा है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि वो बस किसी तरह मेरे जाल में फंस जाए और इतनी बुरी तरह मेरे प्यार में पागल हो जाए कि उसे मेरे सिवा कुछ दिखाई ही ना दे, अंधा हो जाए बिल्कुल मेरे प्यार में। जो मैं कहूँ वही करे, मेरे अलावा कहीं और देखे ही ना। उसकी बात पे वो जब्त होती हुई पीछे सर गिराकर ऊंचा ऊंचा हंसने लगी। राबेल ने खुफगी से उसको देखा। आपको मजाक लग रहा है? आपके शौहर तो आपके पीछे पीछे फिरते हैं ना, आपको अंदाजा ही नहीं है मेरी परेशानी का। वो नाराज़गी से बोली तो उसने ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। वह तुमसे पहले ही बहुत प्यार करता है, उसको बहलाती ही वो प्यार से बोली थी। राबेल ने उदास सी शक्ल बनाते हुए अपना सर उसके कंधे पे धर दिया। नहीं ना, वैसा वाला प्यार नहीं, मतलब जैसे मुस्तजाब भाई है ना, जैसे वो आपको देखते हैं हर वक्त, जैसे उन्हें आप अच्छी लगती हैं, बिल्कुल वैसे। बस मैंने सोचा है कि अब मैं उससे लड़ने की बजाय उससे अपनी अदाओं के जाल में फंसाऊंगी। मतलब उसे लगेगा कि इतनी मासूम प्यारी और शरीफ लड़की तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं। उसकी उदास आवाज़ सुनती हुई हुरिया ने बावक्त अपनी हंसी ज़ब्त की। ठीक है चलो। वो खड़ी हुई तो राबिल जोश से उठी उसे अपने कमरे में ले आई और वार्डरोब खोलकर उसे वो सारे कपड़े दिखाने लगी जो निकाह वाले रोज़ उसने उसी के साथ जाकर खरीदे थे। ये पहन लो। हुरिया ने खूबसूरत रंगों के इम्तजाज वाला कामदार जोड़ा निकालते उसके जाने बढ़ाया। राबिल ने खुश होते हुए फ़ौरन से उसे थाम लिया। ठीक है, और मैं उसके लिए खाना भी खुद बनाऊंगी जैसे आप मुस्तजाब भाई के लिए बनाती हैं। आप बस मुझे बताती जाना कि कैसे कैसे बनाना है। उसकी बात पे मुस्कुराती हुरिया ने धीरे से अज़बात में सर हिला दिया। शाम के 4 बज रहे थे। पोर्च में गाड़ी पार्क करता उसामा अंदर सुनसान लिविंग रूम में दाखिल हुआ और ढीले से अंदाज में सोफे पे गिर गया। हुरिया शाह अपने बेडरूम में थी। ऑफिस में पूरा दिन राबिल ने उसे बार बार फ़ोन करके उसका दिमाग चाट लिया था, फिर भी फारिग होकर वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको ये वक्त हो गया था। उसके इंतज़ार में ऊपर अपने बेडरूम की विंडो से चिपकी हुई राबिल ने उसको गाड़ी से उतरता हुआ देखा तो एकदम उसके चेहरे पे चमक सी फैल गई। सरस से वहाँ से हटते ही वो शीशे के सामने आ खड़ी हुई और एक तनकीदी निगाह खुद पे डाली। एक तो उसके साथ नए नए रिश्ते का एहसास ने वैसे ही चेहरे पे बेशुमार रंग बिखेर दिए थे। ऊपर से इतनी तैयारी के बाद वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। पता नहीं वो उसे देखकर कैसे रिएक्ट करता। अपने सर पर दौड़ते हुए दिल को संभालती वो बाहर की जानिब भागी और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखते उसने एक निगाह उस पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए चेहरा झुका लिया। इर्द गिर्द से बेनियाज वो सोफे की पुश पे सर गिराए आंखें मूंदे बैठा था। उसकी चूड़ियों के शोर और तेजी से सीढ़ियाँ उतरने पर भी उसके वजूद में कोई जंबिश ना हुई। वो आहिस्ता से सोफे के पीछे आ रुकी और उसके गले में बाजू डालते हुए यूं ही शर्मीली सी मुस्कान होठों पे सजाए झुककर उसके सर पे अपना चेहरा टिका दिया। आंखें मूंदे उसामा के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसकी चूड़ियों से भरी कलाई थामते हुए उसने उसे आगे की जानिब खींचा तो वो साइड से घूमकर आगे आती हुई सोफे पे उसके साथ चिपक कर बैठ गई। उसामा ने आंखें खोलते हुए अपना चेहरा उसकी जानिब मोड़ा और नज़र भरकर उसकी तैयारी देखी, जो निगाहें झुकाए शर्माने की भरपूर एक्टिंग करती हुई अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उसको देखकर वो एक दफ़ा तो अपनी निगाहें हटाना ही भूल गया था। उसके गुलाब जैसे चेहरा, सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ, शहद रंग आंखों पे गिरती मस्कारे से सजी हुई घनी पलकों की झालर, सुर्खी माइल गाल और चेहरे के अतराफ में कानों के पीछे अड़से हुए कंधों को छूते बाल। वो महव सा उसके एक एक नक्श का तवाफ करने लगा। कहीं जा रही हो? उसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए वो उसकी सितवानाक पे लब रख कर चूमता हुआ आहिस्ता से बोला था। राबिल ने निगाहें उठाते हुए एक पल के लिए खफा नज़रों से उसकी जानिब देखा, फिर अचानक से याद आया कि शर्माना था। सरस से दोबारा निगाहें झुकाती हुई नफ़ी में सर हिलाकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। उसकी ड्रेस शर्ट के बटन्स में अपनी उंगलियां उलझाती हुई
वो शर्मीली सी मुस्कान लबों पे सजाए पावक धीमी आवाज में बोली थी। सोफे की पोश पे सर गिराए गिराए उसामा ने गहरी नजरों से उसको देखा, फिर उसकी कमर में बाजू डालते हुए उसे मजीद सख्ती से अपने साथ लगाया। राबिल ने मजबूती से उसकी शर्ट अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। उसके गाल पे हाथ जमाए जमाए उसामा ने उसका चेहरा अपने सीने से निकालकर अपने मुकाबिल किया और उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ बेखुदी से उन्हें चूमने लगा। राबिल के पेट में तितलियां फड़फड़ाने लगी। वो वक्त और जगह का लिहाज किए बगैर सब फरामोश करता हुआ फुर्सत से उसके होंठों की नरमाहट को महसूस कर रहा था। एक हाथ उसकी कमर में डाले दूसरा हाथ खुद ब खुद उसकी कमीज के गले से उलझने लगा तो राबिल ने घबराते हुए अपने होंठों को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा के फिर से उसके सीने में अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। हुरिया आप ही आ जाएंगी, उसकी जानिब देखे बगैर वो अपनी कमीज के गले से उलझता हुआ उसका हाथ थाम कर बोली थी। आपकी बार आवाज़ हकीकी शर्म और घबराहट से लबरेज थी। मुस्तजाब तो रात को देर गए वापस आता था पर हुरिया तो मौजूद थी। वैसे तो वो भी उस वक्त सो रही होती थी, फिर भी एक फितरी सी घबराहट थी। वो उसकी बात पे कान धरे बगैर अपनी मनमानी करता हुआ फुर्सत से अपने हाथ से उसके खदोखाल टटोलता हुआ उसे महसूस करने लगा। होंठ गहरे गले से यहाँ होते हुए उसके दूधिया मुलायम कंधों को छू रहे थे। कुछ नहीं होता, भारी मध्यम सरगोशी में बोलते हुए उसने मजीद सख्ती से उसको अपने साथ लगाया और दोनों बाजू उसके कमर के गिर्द बांधते हुए बेसाख्ता उसके कान की लौ को नरमी से चूमकर उसे अपने लबों में दबाया। पहली बार वहां उसका लम्स महसूस करती हुई राबिल के पूरे बदन में अजीब सी सनसनाहट फैल गई। पूरी तरह घबराते हुए बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने सरस से अपना चेहरा उसकी पहुंच से दूर किया तो उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाता हुआ वो फिर से उसकी कान की लौ को अपने लबों में दबाता आंखें मूंद कर दीवानावार उसे चूमने लगा। आधी से ज्यादा उसके ऊपर गिरी बुरी तरह घबराती हुई राबिल का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने लगा। उसकी घबराहट महसूस करते हुए उसामा ने उसके कान की लौ को आज़ाद करते हुए अपने लब उसके नरम मुलायम गाल पे सिरकाए। क्या हुआ? दोनों बाजू उसी तरह मजबूती से उसकी कमर के गिर्द बांधे वो उसके कान में भारी आवाज में बोला था। राबिल ने हाथ की पुश से अपने चेहरे पर उभरते हुए पसीने के नन्हे नन्हे कतरे साफ किए और निगाहें झुकाए झुकाए धीरे से नफी में सर हिला दिया। फिर दोनों बाजू उसकी गर्दन में हायल करते हुए उससे लिपट कर चंद पल के लिए आंखें मूंदते हुए उसे महसूस किया। फिर उसके बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाती हुई गैर महसूस अंदाज में उसकी गर्दन पे अपने लब रखती हुई पीछे हुई। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। गहरे सांस लेती वो उसकी जानिब देखकर घबराई हुई मध्यम आवाज में बोली थी। उसकी बात सुनकर होश में लौटता हुआ उसामा गश खाना वाला हो गया। आज वो उसे झटके पे झटके दे रही थी। हैरानगी से उसकी शक्ल तकते हुए उसने गैर महसूस अंदाज में बारी बारी उसके गाल और माथे को अपनी फांद की पुष्टि छुआ। ठीक है मेरी तबीयत? नाराजगी से उसकी जानिब देखती वो उसका हाथ झटक कर खफा लहजे में बोली तो वो मशकूक निगाहों से उसे देखने लगा। वो उसके तासुरात की परवाह किए बगैर तेजी से उठती हुई किचन में आई और मुस्कुराती ही उसके लिए खाना निकालने लगी। फिर भरी सी प्लेट हाथ में थामे दोबारा उसके पास सोफे पे आ बैठी। उसामा ने एक नज़र अपनी पसंद के खानों से ऊपर तक भरी हुई प्लेट देखी। वो मुस्तजाब के बेहद इसरार पे थोड़ी देर कबल उसके साथ ऑफिस में ही लंच कर चुका था। मैं खुद खिलाऊंगी अपने हाथ से, वो उसी तरह मुस्कुराती हुई लाड भरे अंदाज में बोली और निवाला बनाकर उसकी जानिब बढ़ाया। वो कुछ कहे बगैर खामोशी से खाने लगा। ये तुमने बनाया है? पहला निवाला खाते ही वो तहीर से बोला था। खाना अच्छा था और ये हुरिया के हाथ का जायका नहीं था। वो उसका बनाया हुआ खाना एक लम्हे में पहचान सकता था। राबिल ने खुश होते हुए जोर जोर से हस्बात में सर हिला दिया। अच्छा है ना? उसकी बात में उसामा ने ईमानदारी से हस्बात में सर हिलाते हुए उसके हाथ से दूसरा निवाला लिया। बहुत, वो उसका हाथ चूमता हुआ बोला था, जिसने शायद जिंदगी में पहली बार किसी के लिए इतनी मेहनत की थी। उसकी तारीफ पर राबिल के चेहरे पे बच्चों की सी खुशी फैल गई। एक नज़र उसके हाथ में मौजूद खाने से भरी हुई प्लेट देखते हुए उसामा ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर उसका खुशी से तमतमाता हुआ चेहरा देखा और फिर उसके हाथ से निवाला खाता हुआ बेबसी से अपने सामने मौजूद दीवार को घूरने लगा। पता था मुझे तुम ऐसे ही हैरान रह जाओगे। पूरे 4 घंटे लगाकर मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है सब कुछ। उसके तासुरात की परवाह किए बगैर वो नाज भरे अंदाज में बोलती हुई एक के बाद एक निवाला उसके मुंह में ठूंसने लगी तो उसका दिल किया वो अपना सर जोर से दीवार में दे मारे खुद पे जबर करता हुआ वो दिल ही दिल में अपनी बेचारगी पे तरस खाता जबरदस्ती निवाले हलक से नीचे उतारने लगा। उससे मना करने का मतलब था उस ट्रायल को अपने पीछे लगाना। खाना वाकई मज़ेदार था पर उसने भी 1 घंटा पहले ही लंच किया था, लेकिन उसको इनकार करके वो अपनी ज़िंदगी जानू बनाने का रिस्क नहीं मोल ले सकता था। उसने तिरछी नज़रों से उसके हाथ में मौजूद प्लेट देखी जो इतना खाने के बाद भी जो कि तू ऊपर तक भरी हुई थी। तुम भी खाओ ना।
तरह से प्लेट उसके हाथ से थामते हुए उसने उसकी कमर में बाजू डालकर उसे खुद से नज़दीक खींचा और उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ही जल्दी से निवाला बनाकर उसकी होंठों की जानिब बढ़ाया। वो बच्चों की तरह खुश होती हुई उसके हाथ से खाना खाने लगी तो उसामा ने सुकून भरी गहरी सांस खारिज की। आज तो बच गया था, पर प्यार के चक्कर में उस जैसी जंजाल को अपने गले डालकर उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी अजाब बना ली थी। शाम ढले असद के बेडरूम में ग्लास विंडो के सामने खड़ी वो बाहर बादलों से ढका हुआ आसमान देख रही थी। चेहरे पर उदासी के गहरे साए फैले थे। असद तैयार हो रहा था, उसे कुछ देर बाद निकलना था। खुद वो जिंदगी में पहली बार पिछली रात वाले जोड़े में मलबूस थी जो उसने असद के साथ बाहर जाते हुए पहना था। पैरों को छूती हुई सफ़ेद घेरदार खूबसूरत विश्वास जिसमें वो पिछली रात किसी अप्सरे से कम नहीं लग रही थी। अब सिलवटों से लेस थी, बाल जूड़े में बंधे थे जिससे निकलती हुई चनावारा लटें उसके चेहरे और गर्दन को छू रही थी। ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए असवद ने एक निगाह उसकी पुष्प पर डाली जो खुश दिखाई देने की हजार कोशिशों के बावजूद भी पिछले रोज से कुछ खामोश सी थी। उसके करीब आते हुए उसने दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे और उसके कंधे पे अपनी थोड़ी टिका दी। तुम्हारे स्प्रिंग ब्रेक में कहीं चलेंगे? पाली ठीक है? उसकी उदासी भांपता हुआ वो बार बार उसे बच्चों की तरह बहला रहा था। सिबगा ने ज़बरदस्ती अपने होठों पे खूबसूरती मुस्कुराहट सजाई और उसकी जानिब पलटते हुए दोनों बाजू लाट से उसकी गर्दन में हायल किए। ठीक है, उसी तरह दिलकशी से मुस्कुराती वो उसकी आंखों में देखकर बोली और फिर आंखें मूंद कर उसकी थोड़ी पे अपने लब रख दिए। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर असवद मुतमईन हो गया। उसकी कमर पे हाथ जमाता हुआ वो नरमी से उसे सहलाने लगा। बाहर आसमान में मंडराते हुए हेलीकॉप्टरों के शोर पे सिबगा ने एक पल के लिए पीछे देखा, फिर उसका चेहरा देखने लगी। वो भी वहीं देख रहा था। मुझे भी आपकी तरह बनना था। दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द हाइड करके उसके सीने से लगती वो उदासी से बोली तो असवद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़कर उसको देखते हुए उसने संजीदगी से इफ्तिसार किया था। वो जवाब दिए बिना खामोशी से उसके सीने से लगी उन आखिरी लम्हात में उसे महसूस करने लगी। उसके कंधों के गिर्द बाजू फैलाए वो आहिस्ता आहिस्ता से थपकने लगा। मैंने तुमसे पूछा था तब क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो कहीं भी एडमिशन मिल जाता। उसकी खामोशी वो फिर से धीरे से बोला। उसे याद आया कि जब असीर ने उसे बताया था कि वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की बजाय फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ना चाहती है तो उसने उससे और आबिल से भी पूछा था। मैं अम्मी को और सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, वो ईमानदारी से बोली। पहले ही उससे शादी करके वो नूर अफ़ज़ा को काफ़ी मायूस कर चुकी थी, एक और धचका नहीं देना चाहती थी। हालांकि तब तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में वो मुस्तजाब और आबिल की वजह से किसी सदमे से गुजरने वाली हैं। ऐसे थोड़ी होता है मेरी जान, उनका बिजनेस संभालने के लिए और बहुत लोग मौजूद थे। ये तुम्हारी लाइफ है, तुमने सबसे पहले ये सोचना था कि तुम खुद क्या चाहती हो। वो उसे समझाने के से अंदाज में बोला तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे अम्मी अब्बू और आगा जान की। मैंने आपसे शादी भी अपनी पसंद से की थी, शायद तब भी अम्मी खुश नहीं थी क्योंकि वो इब्तिसाम भाई। वो हिचकिचाकर बोली तो असवद ने गहरी नज़रों से उसको देखा, फिर उसके कंधों के गिर्द अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत करते हुए उसके सर पे अपने लब रख दिए। मैं हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचकर खुद गर्ज नहीं बनना चाहती, मैं उनकी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ ताकि वो भी अपनी औलाद पे फ़ख्र कर सकें जैसे वो इब्तिसाम भाई को पसंद करते हैं। उसकी उदास आवाज़ पे असवद ने एक पल के लिए फिर से उसकी जानिब देखा, फिर दोबारा से सामने देखने लगा। वो सिर्फ उनकी बेवजह बाइसनेस है क्योंकि वो उनके भांजे हैं और उनकी बहन के उस दुनिया से जाने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे इसलिए, वरना फ़ख्र तो वो मुझसे पे भी कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया कि उन पर फ़ख्र किया जाए। उसकी संजीदा आवाज़ पर सरस से उसके सीने से सर उठाते हुए सिबगा ने उसका चेहरा देखा जिसकी ज़ुबान से उसने पहली दफ़ा किसी के बारे में इस लहजे में कोई बात सुनी थी। उसके गिर्द बाजू बांधे वो उसी तरह संजीदगी से सामने देख रहा था। चेहरे पे हल्की सी रुकावट की जलन थी। सिबगा ने मुस्कुराते हुए फिर से उसके सीने पे सर रखा और उसके गिर्द अपने बाजुओं की गिरफ्त मजबूत की। आप भी उन्हें पसंद नहीं करते? वो मुस्कुराती हुई बोली थी। उसको यूं पहली बार अपनी वजह से किसी से जलता हुआ देखकर पता नहीं क्यों अच्छा सा लग रहा था। उसकी बात पे असवद ने चौंक कर उसे देखा। और कौन उन्हें पसंद नहीं करता? उसके इफ्तिसार पे सिबगा ने तहीर से उसे देखा। आपको नहीं पता, उन्हें बड़ों के सिवा कोई भी यहाँ कुछ खास पसंद नहीं करता। उसामा, असीर, हुरपिया, मुस्तजाब भाई, राबिल, सबको ही उनसे कुछ न कुछ मसला है। उसको आगाह करके वो कुछ सोचती हुई एकदम खिलखिलाकर हंसने लगी। अभी वो उसकी पिछली बात पे ही गौर कर रहा था कि उसकी हंसी में उलझ कर रह गया। मुझे लगता है आप तीनों को तो उनसे एक ही मसला है, उसामा को, आपको, मुस्तजाब भाई को। वो बेदिहानी में शरारत से बोली तो उसकी बात पे असवद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। एक ही मसला मतलब? उसामा को राबिल की वजह से, खुद उसे उसकी वजह से, क्योंकि वो जानता था कि नूर अफ़ज़ा उसकी शादी उसके साथ करना चाहती थी। और मुस्तजाब को, उसे क्या मसला हो सकता था? मुस्तजाब को क्यों?
اس کی سنجیدہ آواز پہ صبغہ ایک دم ہوش میں لوٹی، پھر سختی سے اپنی آنکھیں مینچی۔ اسیر کے بعد جب رابیل نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ واقعی حوریہ کو پسند کرتا ہے تو اسے بالآخر ماننا ہی پڑا تھا، مطلب جو سب باتیں آفس میں مستجاب بھائی نے ان کے بارے میں سنی اس وجہ سے۔ وہ فوراً اسے بات بناتی ہوئی بولی تو عصمت نے مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلایا، پھر کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ صبغہ کو بھی یاد آیا کہ اس کے جانے کا وقت تھا، باتوں میں لگ کر کچھ دیر کے لیے وہ بھول ہی گئی تھی۔ اس کی پوچھ پھیلاتے ہوئے عصمت نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا، پھر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ تم کیوں نہیں چل رہی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اسے حوریہ سے ملتے ہوئے جانا تھا اور اسامہ اور اسیر اس کے ساتھ ہی مستجاب کے یہاں جا رہے تھے، پر اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسامہ اور اسیر پتہ نہیں کب واپس آتے یا پھر شاید رات کو وہیں رک جاتے۔ اسے تشویش ہونے لگی کہ وہ پیچھے اکیلی کیا کرے گی، مجھے پڑھنا ہی نہیں جا سکتی۔ باوقت مسکرا کر بولتی، وہ اپنے چہرے کے تاثرات اس سے چھپانے کی غرض سے پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آنکھوں میں بار بار نمی امٹ رہی تھی جسے چھپانا اب مشکل ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے تھپکتا رہا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے باہر نکال کر اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے۔ صبغہ نے ایک نگاہ اس کو دیکھا جو جب سے آنکھیں موندے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے ہوئے تھا، اس کی آنکھوں میں مرچی سی لگنے لگی۔ اس نے سانس روکتے ہوئے بامشکل آنکھوں میں تیرتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ وہ پچھلی رات اسے کئی گھنٹوں نرمی سے سمجھانے کے بعد اس سے وعدہ لے چکا تھا، وہ اس کے جاتے ہوئے یا اس کے جانے کے بعد بالکل نہیں روئے گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں صبغہ۔ اس کے ہونٹوں سے دور ہوتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول کر گہری تھکان بھری سانس خارج کی تو فوراً سے مسکرا دی۔ عصمت نے بے ساختہ اس کے گالوں میں بنتے ہوئے گڑھوں سے نگاہیں چڑھائیں۔ اس کے سمجھانے کے بعد وہ تو ٹھیک تھی، پر خود اس کا اپنا دل اس سے دور جانے کا سوچ کر ہی پاتال میں ڈوب رہا تھا۔ میں بھی اب اپنا خیال رکھنا، وہ اس کا گال چھوتی ہوئی بولی تو پھر سے اس کے کندھوں پہ بازو پھیلاتا ہوا وہ اسے ساتھ لیے بیڈ روم سے باہر نکل کر نیچے آ گیا۔ اگلے 20 منٹ اسے سب سے ملنے میں لگ گئے تھے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ فوراً سے مسکرا دی۔ ایک الوداعی نگاہ اس پہ ڈالتا ہوا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ جب تک اس کی گاڑی حویلی کی حدود سے نکلتی ہی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، وہ سب وہیں کھڑے رہے، پھر اندر لانج میں آ گئے۔ اسامہ اور اسیر اس سے کچھ دیر پہلے ہی جا چکے تھے۔ صبغہ نے ایک نگاہ روتی ہوئی فیروزہ اور نور افزا پہ ڈالی اور پھر اوپر سے اس کے بیڈ روم میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اتنے گھنٹوں سے جبرن خود پہ باندھا ہوا ضبط کا بند توڑ کر وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی اور ہونٹوں پہ ہاتھ جما کر زاروں قطار رونے لگی۔ اگر وہ ان سب کے ساتھ مستجاب کے یہاں چلی جاتی تو اس کے جانے کے بعد سب کے سامنے کیسے خود پہ ضبط کر پاتی۔ عصمت کو گئے ہوئے پورا ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں حویلی کے تقریباً تمام مکینوں نے ہی مستجاب سے رابطہ کرنے اور اس سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اس نے اپنے رویے سے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ سب کی متعدد کالز کے باوجود بھی اس نے کسی کی کال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عالم شاہ گردیزی نے خاص طور پہ اس سے بات کرنے کے لیے دو بار آفس کا چکر لگایا تھا، پر ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ خود کو کاموں میں مصروف کر لیتا۔ آفس کے ماحول میں اس طرح کے موضوع پہ بات کرنا ویسے بھی دشوار تھا۔ گھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ پورا دن گھر پہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ ابتسام سے اس کا سامنا تقریباً ہر روز ہی ہوتا تھا اور اس کی سرد مہری کے باوجود بھی وہ اس سے خوش دلی سے لبوں پہ دل جلی مسکراہٹ سجا کر ملتا تھا۔ جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکا تھا، اب یہ سب کر کے وہ لاشعوری طور پہ اسے اس کی شکست کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا رویہ ابتسام کے ضبط کا مزید امتحان لے رہا تھا۔ حویلی میں نور افزا کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ابتسام کو اپنا داماد بنانے کا خواب چکنا چور ہونے پہ غم منائے یا پھر اپنی اولاد کے خود سے دور جانے پہ۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ لان میں ٹہلتی ہوئی حوریہ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کو آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اسے آگاہ کر چکا تھا کہ وہ لیٹ ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے کی بجائے اطمینان سے سو جائے۔ پھر بھی وہ اس کی ہدایت کے برعکس سونے کی بجائے ہنوز جاگ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ پہ موجود چوکیدار نے پورا گیٹ واک کیا تو اس کی گاڑی دیکھ کر اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ گاڑی سے اترتے ہی مستجاب نے اسے یوں اپنے انتظار میں وہیں ٹہلتے ہوئے پایا تو اس کے لبوں پہ خود بخود بے ساختہ دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سارا سکون تو جیسے بس اس کے ایک وجود کے ساتھ میں تھا۔ اس کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی جیسے پورے دن کی تھکان ایک پل میں غائب ہو جاتی تھی۔ وہ اندر جانے کی بجائے وہیں اس کے قریب چلا آیا جو رک کر خفگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، سوری۔ اس کی قاتلانہ نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مستجاب نے اس کے کندھوں پہ بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کے اس کے حصار میں ہونا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ساری ناراضگی کو دیکھ کر خود بخود غائب ہو جاتی تھی۔ اتنی دیر سے آتے ہیں، پاؤں دکھ گئے میرے چل چل کر۔
दोनों बाजू उसके पुष्प पे हायल करती हुई वो उसके सीने से चेहरा उठाकर ऊपर उसकी जानिब देखती हुई नाज भरे अंदाज में बोली थी। वो पलके झपकाए बिना उसका चेहरा देखने लगा, जिसकी मौजूदगी ने उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया था। मैं दबा दूं? वो उसके कान में झुकता हुआ संजीदा मध्यम आवाज में बोला तो उसके होंठों पे फिर से बेसाख्ता खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बस उसके चेहरे पे निगाहें टिकाए उसको देखता हुआ जैसे पूरे दिन की कमी पूरी कर रहा था। मैं आपसे बात नहीं कर रही, उसको आहिस्ता से थपक कर वो उसी तरह उसे अपने साथ लगाए अंदर की जानिब बढ़ा तो वो मसनूई खुफगी से बोली, कोई बात नहीं, बात मत करना। गहरी नजरों से उसको देखता हुआ वो मायने खैज लहजे में बोला था। उसकी बात का मतलब समझती हुई हूरिया ने बावक्त अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसी तरह चेहरे पर खुफगी सजा उसे देखा। अगले ही पल खुद पे जमी उसकी नजरों की ताब ना लाते हुए निगाहें झुका ली। जो भी था सबसे दूर होने का गम अपनी जगह, पर यूं जिंदगी महज उस एक इंसान की संगत में गुजारना अच्छा तो लग रहा था। हवेली में पूरा दिन बाकी सबके साथ मसरूफ सा गुजरता था। वो भी तकरीबन हर रोज ही रात को देर से वापस आता था, पर यहाँ तो उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। राबिल का होना ना होना बराबर था। वो दिन में यूनिवर्सिटी होती और शाम को वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। यहाँ उसके पास करने और सोचने के लिए उस एक शख्स के सिवा और कुछ भी नहीं था। वैसे तो वो उसके अकेलेपन के ख्याल से जल्दी वापस आने की कोशिश करता था, पर वो नहीं भी होता था तब भी पूरा दिन उसके बारे में सोचते हुए उसके इंतज़ार में ही गुजर जाता था। मुलाजमीन की मौजूदगी में भी वो उसका एक एक काम खुद अपने हाथ से करने लगी थी। वो एक इंसान जैसे उसकी ज़िंदगी का महवर बनकर रह गया था। वो तो उसकी इतनी तवज्जो पाकर ही सरशार था। पहले उसकी तवज्जो भी बटी हुई मिलती थी, पर अब तो वो पूरी की पूरी उसकी थी। राबेल कहाँ है? लिविंग रूम में दाखिल होते हुए उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। चाह 400 खामोशी का राज था, वरना जिस वक्त वो लौटता था उस वक्त वो खाने के लिए नीचे ही पाई जाती थी। सो गई है। हूरिया ने उसे आगाह किया तो उसके जवाब पे वो मुतमईन से अंदाज में सर हिलाता हुआ बेडरूम में आ गया। वो खाना खा कर आया था, इसलिए वो भी उसके पीछे ही चली आई। फोन साइड टेबल पे रखते हुए मुड़ा और उसकी कलाई थामते हुए उसे अपने सीने से लगाकर दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते हुए उसे खुद में भींच लिया। अंदाज में ऐसी बेकरारी थी जैसे बरसों बाद मुलाकात हुई हो। उसके सीने में समाते ही वो उसकी तड़प पे धीरे से हंस दी, फिर हमेशा की तरह आंखें मूंद कर उसके कुशादा सीने पे अपने लब रखे। मुस्तजाब ने मजीद शिद्दत से उसे खुद में भींचा और आंखें मूंद कर गहरे सांस लेता हुआ उसकी मखसूस खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। बहुत मोहब्बत हो गई है तुमसे हूर, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा अब। उसके होंठों का लम्स अपने सीने पे महसूस करता हुआ वो बेबस से लहजे में बोला था। उसकी बेबसी पे वो उसके सीने से लब हटाकर अपना गाल वहां टिकाती हुई खनकती हुई आवाज में हंसने लगी। उसकी झिरनों जैसी हंसी की आवाज सुनकर मुस्तजाब ने उसकी थोड़ी के नीचे उंगली टिकाते हुए उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया और उसकी हंसी में जैसे खोसा गया। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता था? उसकी तो हर अदा हर अंदाज खूबसूरत था। इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम? भारी आवाज में बोलता हुआ वो उसके चेहरे पे झुका तो वो सर झटक कर फिर से हंसने लगी। कुछ पल वो यूं ही उसे देखता रहा, फिर उसके हंसते हुए होठों पे झुककर और आंखें मूंद कर उन्हें अपने लम से महकाता हुआ मजीद मदहोश करने लगा। हूरिया ने भी साख्ता आहिस्ता से अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के अतराफ में टिकाए और नरमी से अपने अंगूठे से उसके गाल सहलाने लगी। वो उसके होठों से दूर होता हुआ यूं ही बोझल निगाहों से उसका चेहरा देखने लगा। चाय बनाऊं? वो उसकी आंखों में देखती हुई मध्यम लहजे में बोली थी। उसके इब्तिसार पे मुस्तजाब ने उसके माथे पे अपने लब रखे और फिर आहिस्ता से इस्बात में सर हिलाता हुआ गिरने के से अंदाज में सोफे पे बैठ गया। कुछ देर वो यूं ही लबों पे मुस्कान सजाए वहां खड़ी रही और फिर किचन में आ गई। जिस वक्त वो उसकी चाय बनाकर वापस बेडरूम में आई वो शदीद थकान के बायस यूं ही सोफे पे बैठा बैठा सो चुका था। उस पर एक निगाह डालती हुई हुरिया ने उसकी चाय साइड टेबल पर रखी, फिर आहिस्ता से लाइट्स ऑफ की और बिना चाप पैदा किए छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसके नजदीक आ गई। कुछ पल वो यूं ही उसे देखती रही जो इतने बरसों से उसके दिल के मसंद पे पूरी शान शौकत से बरजमान था। जब से उसने सबके खिलाफ जाकर राबेल के लिए स्टैंड लिया था, दिल में एकदम ही उसकी जगह पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। आहिस्ता से हाथ बढ़ाते हुए उसने नरमी से उसके माथे को छुआ। उसके बेसुध वजूद में कोई जंबिश ना हुई। एक बार उसके जी में आया कि उसे जगा दे ताकि वो यहाँ बैठने की बजाय आराम से बेड पे सो जाए। फिर दिल ही नहीं किया। सोचा कि जब आँख खुलेगी तो खुद ही उठ जाएगा। उसने एक निगाह उसके जूतों में मुकीद पैरों को देखा और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उन्हें उतारने की गर्ज से एक हाथ सोफे पे जमाती हुई नीचे झुकी, फिर झिझक कर रुक गई। मुट्ठी भींचते हुए हाथ पीछे खींचा और फिर से एक निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए वापस खड़ी हो गई। दिल में एकदम से अजली अना ने अंगड़ाई ली थी। खड़ी होती हुई वो पलटकर बेड की जानिब बढ़ी तो अचानक से ख्याल आया कि अभी कुछ देर पहले ही वो बाहर उसके पैर दबाने की पेशकश कर रहा था। उसने फिर से मुड़कर उसकी जानिब देखा।
اس کے چہرے پہ نگاہیں ٹکائے ٹکائے اسے شادی کی پہلی رات یاد آئی، جب اسے صوفے پہ سویا ہوا کچھ دیکھ کر وہ اسے وہاں سے اٹھا کر بیڈ پہ لے گیا تھا۔ پھر اور بہت کچھ یاد آیا، جب اس کا خیال رکھنے کی کوشش میں اس نے ہر حد تجاوز کی تھی۔ اس نے تو کبھی اس کے معاملے میں اپنی انا کو فوقیت نہیں دی تھی، حالانکہ وہ باقی سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں خود بخود اس کی عزت کرنے کا دل چاہتا تھا، شاید اس لیے کیونکہ وہی مان اور عزت اس نے اسے دی تھی۔ اس سے محبت کرنے سے بھی پہلے اس نے اس کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا شروع کیا تھا۔ پھر اس کی محبت یاد آئی تو ایک دم سے اپنے پیروں پہ اس کا لمس یاد کرتے اس نے بے ساختہ گھبرا کر جھرجھری لی۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں چلتی اس کے نزدیک آئی اور آہستہ سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ جماتی ہوئی خاموشی سے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے پیروں کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کہیں ایسا کرنے سے وہ جاگ نہ جائے۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر اس کے آرام کی غرض سے ہاتھ بڑھاتی ہوئی آہستہ سے اس کے پیروں کے بند جوتوں سے آزاد کرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کتنے گھنٹوں سے یہی پہنے ہوئے تھا اور اب اس قدر تھک چکا تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے جھک کر انہیں اتار بھی نہیں پایا تھا۔ اس کے پیروں کو جوتوں سے آزاد کرتے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آرام سے انہیں سائڈ پہ کھسکایا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ گہری نیند میں گم تھا۔ احتیاط سے اس کے پیروں میں موجود ساکس اتارتے ہوئے اس نے صوفے پہ رکھے تو گہری نیند میں بھی اس کے چہرے پہ ایک سکون سا پھیل گیا، جیسے اتنے گھنٹوں کے بعد کسی تکلیف و اذیت سے رہائی مل گئی ہو۔ اس نے ایک نگاہ اس کے صاف ستھرے سرخ و سفید پیروں پہ ڈالی جو اتنے گھنٹے مستقل جوتوں میں مکی رہنے کے باعث ہلکے سے سوج چکے تھے، اور پھر آہستہ سے انہیں تھام کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اپنا سر اس کے گھٹنے سے ٹکا لیا۔ وہ اپنی گود میں دھرے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے نرم ہاتھوں سے آہستہ آہستہ سہلانے لگی تو نیند میں گم مستجاب کے چہرے پر ابھرتے ہوئے سکون میں دھیرے دھیرے اضافہ ہونے لگا۔ حوریہ نے آنکھیں مونتے ہوئے آہستہ سے اس کے گھٹنے پر اپنے لب رکھے، انگلیاں ہنوز اس کے دکھتے ہوئے پیروں پہ نرمی سے گردش کر رہی تھی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہوئے اپنے پیروں پہ اس کے نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرتے مستجاب کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح کے اندر تک سکون اتر گیا ہو۔ اس نے آنکھیں وا کرتے ہوئے چند لمحے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کس جگہ موجود ہے، پھر جو ہی اپنے گھٹنے سے چہرہ ٹکائے بیٹھی حوریہ پہ نگاہ پڑی تو سویا ہوا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ اس کے پیر اس کی گود میں دھرے تھے اور وہ اپنے پرتاثیر لمس کے ساتھ نرمی سے انہیں دبا رہی تھی۔ اس نے سرعت سے انہیں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے پورے دن کی تھکاوٹ اور نیند کے باعث اس کا سارا جسم پیرالائز ہو چکا ہے۔ حور وہ کوشش کے باوجود بھی ہلنے کی ہمت نہ کر پایا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے آہستہ سے اسے پکار کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز پہ وہ یوں ہی بیٹھی بیٹھی چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ادھر آؤ، اس نے مدھم بھاری آواز میں اسے اپنے پاس بلایا تو وہ آہستہ سے اس کے پیر کے سائڈ پر کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ہنوز منتظر سا اس کی جانب تک رہا تھا۔ حوریہ نے ایک نظر صوفے پہ دراز اس کے تھکن سے چور وجود پہ ڈالی اور پھر جھجکتی اس سے کچھ فاصلے پر اس کے قریب صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مستجاب نے اپنی بوجھل نگاہیں اٹھاتے ہوئے پھر سے اس کی جانب دیکھا جو اب نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور اپنے بالوں میں موجود اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ سے اسے آنکھوں سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو حائل کیے اور اسے اپنے سینے میں بھینچ کر آنکھیں مونتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو محسوس کرنے لگا۔ آئندہ مت کرنا۔ اپنے کان میں اس کی بھاری مدھم آواز سنتی ہوئی وہ ٹھٹک کر چہرہ اٹھاتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کو یوں اپنے جانب دیکھتا پا کر مستجاب نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور نرمی سے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے ہوئے پھر سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس سب کے لیے تھوڑی لائے ہوں تمہیں یہاں، اپنی ازلی بھاری آواز میں بولتے ہوئے اس نے اپنے سلگتے ہوئے لب اس کی لمبی سرائی دار گردن پہ رکھے اور نرمی سے اس کی اسکن کو اپنے دانتوں تلے دباتا ہوا اسے سرخ کرنے لگا۔ آنکھیں مونتی ہوئی حوریہ نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اس کی گردن پہ ٹکائے۔ اس کی گردن سے سرکتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کے سینے پہ گردش کرنے لگے تو منع کرنے کے باوجود بھی اس کے یوں خود کو سکون پہنچانے کی غیر ارادی کوششوں پہ وہ بے اختیار دھیرے سے ہنس دیا۔ اتنی خدمتیں کس سلسلے میں کی جا رہی ہیں؟ اپنے سینے پہ دھرا ہوا اس کا نازک سا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس نے شدت سے اس پہ لب رکھے۔ اس کے الزام پہ حوریہ نے ایک پل کے لیے خفگی سے اس کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ اس کے رویے سے شہ پاتی ہوئی وہ دونوں بازو اس کے گرد حائل کرتی اپنے نرم ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اس کی گردن کی پشت اور کاندھوں کو دبانے لگی۔ پیچھے ٹیک لگائے مستجاب نے اس کو اپنے اوپر جھکایا اور اس کی گردن میں چہرہ گھساتے ہوئے اس کی ملائم جلد کے ساتھ اپنے گال سہلایا، پھر گہرے بوجھل سانس لینے لگا۔
حوریہ کو اچانک سے یاد آیا کہ حویلی میں سب سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے۔ فیروزہ اور نور افزا کے ساتھ اس کی باقاعدگی سے فون پہ بات ہوتی تھی، پر فون پہ بات کرنا ملنے کے مترادف تو نہیں تھا۔ مستجاب کے کندھے سے سر ٹکاتے اس نے آہستہ سے اس کے گال پہ ہاتھ جمایا۔ گھر کب جائیں گے؟